मेरे सभी उत्तर प्रदेश के मित्रगणों, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, देश अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर संक्रमित लोगों की संख्या की ओर ध्यान देंगे तो ध्यान में आएगा कि अब देश के अंदर आंकड़ा 1 लाख के ऊपर चला गया। लेकिन यह जो 1 लाख के ऊपर गया है, इसके अंदर जरूर आप सबको ध्यान में रहे कि जितनी तेजी से मरीज कोरोना के बढ़े हैं, जितनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उसी तेजी से आज हमारे चिकित्सा जगत के हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नर्सों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे डायग्नोसिस के जो साथी हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके अब रिकवरी रेट अर्थात जो कोरोना संक्रमित होकर के गए थे और स्वस्थ होकर के वापस आ रहे हैं, उनकी संख्या में बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा सुधार है। लेकिन जिस प्रकार से दिन रात अपने जीवन को दांव पर लगा करके हमारे चिकित्सक लोग जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी चिकित्सा करके उनको स्वस्थ करके वापस भेजने में सफल हो रहे हैं, उसी रफ्तार में लगातार जो संक्रमित लोग हैं जिनकी जांच के बाद जो नंबर निकल करके आ रहे हैं वो नंबर भी बढ़ रहे हैं। कल की भी सूचना हम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो कल शाम तक की रिपोर्ट 4,500 से अधिक ऐसे संक्रमित लोगों की संख्या थी, लेकिन कल के दिन 158 नंबर बढ़े थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे 1,763 ही अगर 4511 में से देखें तो आज जो हॉस्पिटल में है जिनका इलाज चल रहा है वह केवल 1763 लोग हैं, तो मतलब आधे से भी कम है। लेकिन लगातार संख्या जो बढ़ती है वह संख्या बढ़ने के कारण से फिर यह नंबर बढ़ते जाते हैं और वह नंबर जहां से शुरू हुआ है वहीं से जोड़ते हुए और जितने नंबर तक मरीज आए हैं उतने नंबर तक उसमें जोड़ा जाता है। मेरा आप सबसे केवल इतना निवेदन है कि यह जो संक्रमण बढ़ने का कारण है वह एक दूसरे को जो दूरी बना करके रखने के लिए कहा गया था वह दूरी नहीं बनाने के कारण से यह समस्या पैदा हुई। बहुत से संक्रमित लोग आते हैं, दूसरों को वह बहुत अपने वाहवाही के चक्कर में नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है और गांव में घूमने लगते हैं और गांव में घूमने के कारण से वह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और हो सकता है कि जो व्यक्ति संक्रमित है उसकी शारीरिक क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता या कोरोना से लड़ने की उसकी शारीरिक ताकत इतनी अधिक हो कि कोरोना के कारण उसका शरीर प्रभावित न लगता हो, लेकिन जो किसी दूसरे व्यक्ति को वह छूने का काम करेंगे, उसके संपर्क में आने का काम करेंगे, अगर वह व्यक्ति कमजोर होगा, वह बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, अगर उनकी क्षमता कम है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर संक्रमण का प्रभाव पड़ेगा और अगर उसके ऊपर संक्रमण का प्रभाव पड़ेगा फिर आगे फैलाता हुआ चला जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि हमारे जो श्रमिक भाई बहन दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो अपने गांव आए, अपने प्रदेश में आए और उनको क्वारंटीन सेंटर अथवा अपने घर के अंदर होम क्वारंटीन के लिए जाना चाहिए। लेकिन यह जानते हुए भी कि हमको अगर संक्रमण हुआ तो दूसरे को भी हो सकता है। 80% केस ऐसे हैं संक्रमण के जिसमें लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अगर 100 में से 80 लोगों के अंदर संक्रमण अगर 100 पे है और 80 में दिख ही नहीं रहा है तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं संक्रमित है। इसीलिए जो भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन 4 की घोषणा की गई, इस लॉकडाउन 4 की घोषणा के समय ही यह सारे प्रतिबंध कि अगर कोई बिना मास्क लगाए जाएगा तो अब उसको जुर्माना देना पड़ेगा।
जितने का 4 मास्क आप खरीद करके बाजार से ला सकते हैं, उससे अधिक अगर आपको बिना मास्क के बाहर निकलने पे जुर्माना देना पड़े, तो अच्छा यह है कि हम मास्क लगा करके घर से बाहर निकलें, गमछे को मुंह पर बांध करके घर से बाहर निकलें। अगर हम टू व्हीलर से जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति को कहा गया है, अगर उस घर की कोई पत्नी होगी, उनकी कोई बेटी होगी, कोई बहन होगी, तो घर के सदस्य एक से अधिक जा सकते, लेकिन वो हेलमेट और मास्क लगा करके ही जाएंगे। कार के अंदर भी 3 लोगों के लिए अलाउ किया गया है कि चालक सहित, लेकिन अगर उसमें कोई उनका बच्चा है तो वह भी उसको साथ में लेकर के जा सकते। कल महत्वपूर्ण जो बैठक संपन्न हुई है, उस बैठक के माध्यम से जहां बहुत सारे कारोबार फिर से शुरू करने की दिशा में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है, उस निर्णय के क्रम में मुझे लगता है कि अब बहुत सारी गतिविधि शुरू हो जाएगी। यह सही है कि रेलवे अपनी सभी ट्रेनों को नहीं चलाने का काम करेगा, अभी जहाज नहीं चले, हवाई जहाज नहीं चलेंगे। हम जो रेड जोन के एरिया हैं, वहां पर उस प्रकार का जो सारी सुविधा सामान्य दृष्टि से दिया जा रहा है, वह सुविधा रेड जोन एरिया में अभी नहीं मिलेगी। लेकिन अब रेड जोन एरिया का भी कवर क्षेत्र छोटा किया जा रहा है। जितने में प्रभाव पड़ने की आशंका होगी, उस क्षेत्र को कवर किया जाएगा, लेकिन जो प्रभाव डालने से बचाया जा सकता है, वो पूरा का पूरा मोहल्ला सील कर दिया गया, पूरा का पूरा गांव सील कर दिया गया। अब इससे थोड़ी सी राहत दी गई, और राहत देते समय अब ये बात को लेकर के मैं फिर कह रहा हूं कि इस समय बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि जो पहले स्थिति थी लॉकडाउन प्रथम में, सब अपने अपने घर पे रुक गए थे। लॉकडाउन 2 में भी स्थिति काफी नियंत्रण में थी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे श्रमिक भाई हो चाहे अन्य किसी काम की दृष्टि से दूसरे प्रदेश में रहते थे, उन्होंने तीव्र गति से घर वापसी शुरू की। उसके कारण से लॉकडाउन 4 के दौरान यह ध्यान में रखिएगा कि सबसे खतरनाक स्थिति इस समय लॉकडाउन 4 के दौरान है। इसमें अगर हमने लापरवाही किया, इसमें अगर हमने चूक किया, इसमें अगर हमने गलती किया, तो अगर अभी तक बच गए हैं तो आगे बचने में बहुत खतरा है। अगर आप बच पाएंगे तो बहुत सावधानी, बहुत सतर्कता, बहुत सुरक्षा के कारण ही बच पाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करना चाहूंगा, यह लॉकडाउन 4 को या कोरोना संक्रमण के सबसे खराब दौर के रूप में लेना, सबसे अधिक सतर्कता इस दौर में रखना। पुलिस प्रशासन की बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, कुछ शिकायतें हैं भी, लेकिन लगातार आप कल्पना करिए कि कोरोना संक्रमण जिस व्यक्ति को रोका जा रहा है, जिस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है, उसको है कि नहीं है, उसके बाद भी उनके बीच में ड्यूटी कर रहे हैं। तनाव उनको भी होगा, वो भी आदमी है, वो भी कोई दूसरी दुनिया से आए हुए कोई रोबोट नहीं है। तो मेरा आप सबको यही आग्रह है कि इस समय ये लॉकडाउन 4 के दौरान, जब अभी पूरी गिनती तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन यह मुझे लगता है कि लगभग 25 लाख से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में लोग आ गए होंगे, या 1-2 दिन के अंदर यह 25 लाख का आंकड़ा पार हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करिए। ट्रेनें आ रही हैं, बसें आ रही हैं। अब पैदल पे थोड़ा सा रोक लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी लोग दूसरे रास्तों से निकल करके आने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, कृपया जब सरकार आपके लिए सारी व्यवस्थाएं दे रही है और इसको अनावश्यक रूप से अपना जीवन खतरे में डाले, सरकार के लिए परेशानी खड़ी करें, प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी करें, उससे अच्छा है जो आपके लिए व्यवस्था। हम लोग भी आपकी पीड़ा से बहुत पीड़ित हैं, हम स्वयं उस प्रकार की दुनिया को देखें, गरीबी देखे हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं, हमने भी मजदूरी की है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जैसे इतनी लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं, सरकार का सहयोग करने का काम किए हैं और संक्रमण को दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में फैलने से रोकने में सफलता प्राप्त किए हैं, वैसे ही लॉकडाउन 4 के दौरान इतनी बसें, इतनी ट्रेनें, इतने साधन जो हमारे श्रमिक भाई बहन या किसी अन्य कार्य से बाहर रहने वाले लोगों के लिए किया गया है, इसके पहले ऐसा नहीं था। ये जरूर है कि इस बीच कांग्रेस बड़ी छिछली राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी बड़ी छिछली राजनीति कर रही है।
ऐसी राजनीति ऐसे समय में शोभा नहीं देती। मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, कांग्रेस ने 60 साल से अधिक समय तक देश में शासन किया। अगर इन्होंने अपने शासन के दौरान गरीबों, मजदूरों, किसानों की चिंता की होती तो क्या यह दशा होती क्या गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की? ये बहुत आज किसानों के या मजदूरों के या गरीबों के हमदर्द बन रहे हैं। तो इनसे सवाल है मेरा कि आप जरा बता दो कि आपने 60 साल के शासन काल में 40 करोड़ से अधिक जो लोग थे बिना बैंक के खाते के थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के समय उनका खाता खुला है, और उसी खाते के आधार पर 5 रुपए प्रतिमाह खाता धारक को भेजने का काम अभी पिछले समय किया गया। आयुष्मान भारत योजना, कोई बीमार है तो उसको इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक एक परिवार को सुविधा देने का काम ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन हो, या सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं तो उनको बिजली का कनेक्शन देने का मामला हो, कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं गया। सभी क्षेत्रों में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो अपने कमाई से अपने घर में बिजली नहीं लगा सकता, गैस का कनेक्शन नहीं ले सकता, शौचालय नहीं बनवा सकता, घर नहीं बना सकता, जो इलाज नहीं करा सकता, ऐसे गरीबों की चिंता कांग्रेस ने किया होता तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को यह काम बाकी बचता क्या? आज ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम गरीबों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों को देने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं विचार करिए, ये हमारे जो विशेष तौर से श्रमिक भाई बहन है, सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र से आ रही है और वह अलग अलग रास्तों से चल करके वाया राजस्थान होकर के आ रही है। अगर इनको वास्तव में गरीबों, मजदूरों के लिए हमदर्दी थी तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस सरकार के अंदर है, वहां से 2000 की जगह 2 लाख बसें लगा देते और जो लोग आना चाहते उनको ला करके उत्तर प्रदेश में पहुंचा देते। लेकिन इनको कांग्रेस की जहां सरकार है उसकी आलोचना नहीं करनी है, उसका विरोध नहीं करना है, और जहां इनकी सरकार है वहां गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए कोई काम नहीं करना। इनका एक ही लक्ष्य है कि जहां भाजपा की सरकार है उसे कैसे बदनाम किया जाए, मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का नाटक बंद करिए, और इस प्रकार के नाटक का समाज की नजर में कोई स्थान नहीं है। हम लोग भी गांव से, गरीबी से, किसानी से निकल करके यहाँ पर आए, हम लगातार निचले स्तर तक संपर्क बना करके रखे हैं। लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि हम 1000 बसें दे रहे हैं, हम 2000 बसें दे रहे हैं। अरे आप बसें नहीं दे रहे हो, आप टीवी में कैसे दिखते रहो इसका प्रबंध कर रहे हो। आप बसें नहीं उपलब्ध करा रहे हो, बसों को खड़ा करके कांग्रेसियों की फोटो कैसे खिंच जाए और वो कैसे अखबार में छप जाए, कैसे टीवी में दिख जाए, आप इसका उपाय कर रहे हो। आप सरकार का सहयोग करने की जगह, उन मजदूर, उन जरूरतमंदों को मदद करने की जगह उनको भड़काने का काम कर, और उस भड़काने के कारण से ये परिस्थिति खराब होती है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से कांग्रेस ने जो आचरण किया है इस दौरान, वह आचरण क्षमा योग्य नहीं है। और आज तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जनता इसका उत्तर जरूर देगी। किस प्रकार से प्रदेश में नए राशन कार्ड बन रहे हैं, किस प्रकार से मनरेगा में नए जॉब कार्ड बन रहे हैं, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही भोजन और राशन का पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको घर तक पहुंचाया जा रहा है, और देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं किया गया है। पंजाब से लाखों उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के हमारे मजदूर भाई जो वहां की खेती के काम को करते थे पैदल चले आ रहे हैं। आप पंजाब से जो लाखों लोग आ रहे हैं उनको बस से क्यों नहीं भिजवा देते उनके घर पे? नहीं भिजवाएंगे आप, क्योंकि वहां आपको राजनीति करने का काम नहीं करना है, वहां के मजदूरों को मदद करने का काम नहीं करना, केवल यूपी के अंदर राजनीति करने का काम करना है। लेकिन यह आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरे भाइयों बहनों, अभी आप सबको मालूम है, अभी ट्रेन है, जहाज है या मेट्रो है, यह सब अभी नहीं चलेगी। साथ ही स्कूल, कॉलेज वगैरह भी, कोचिंग वगैरह भी, ये सब अभी बंद रहे। जो खेल के स्टेडियम है, अगर वहां कोई खेल होगा तो भी उस खेल के स्टेडियम के अंदर दर्शक नहीं होंगे, केवल खिलाड़ी होंगे।
इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में शुरू की गई है। विशेष तौर से हमारे चिकित्सा क्षेत्र के बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हमारे डायग्नोसिस सेंटर के लोग लगातार कि हम भी डॉक्टर हैं, प्रारंभ काल में उनका प्रशिक्षण इस दृष्टि से नहीं हुआ था। अब लगभग जिनका प्रशिक्षण हो गया है, वो अपने नर्सिंग होम खोले और चिकित्सालय खोले, और जो प्रतीक्षारत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑपरेशन कराना होगा, कुछ दवा कराना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा। सबको कोरोना के कारण बीमारी नहीं है, और भी कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं, वो लगातार रही हैं और लोग इलाज कराते रहे। तो उसकी दृष्टि से ऐसे हॉस्पिटलों को जहां इस प्रकार की आशंका नहीं, उनको खोलने के संबंध में सरकार ने निर्देश दिया है और उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही अभी आप सबको मालूम है कि खेल के लिए जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अभी वो सब बंद रहेंगे। कोई धार्मिक आयोजन भी अभी इस बीच में नहीं होंगे, कोई सभा आदि के कार्यक्रम नहीं होंगे। तो भगवान न करे किसी के घर में कोई इस प्रकार का संकट आए, लेकिन अगर किसी के घर में कोई स्वाभाविक तौर से हम सबको छोड़ के जाता है, तो अंतिम संस्कार में भी एक संख्या सीमित की गई है कि कम से कम लोग ही भाग लेने का काम करेंगे। कोई शादी विवाह के कार्यक्रम होंगे तो उसमें भी 20 की संख्या अभी रखी गई है। जो दुकानें खोली जा रही हैं उनके लिए भी, और जो दुकान में सामान लेने आ रहे हैं उनके लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, और शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। और इससे लाखों लोगों को काम भी मिल पाएगा, जो अलग अलग दुकानों में, अलग अलग प्रतिष्ठानों में काम करते थे, उनकी रोजी रोटी चल पड़ेगी। अब मिष्ठान की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन मिष्ठान की दुकान में अभी तक हम जाते थे, दुकान में बैठ करके खड़े होकर के कोई चीज खरीदते थे, खाते थे, तो अब वहां नहीं खाना है। वहां से आप खरीद कर लाइए, अपने घर में खाइए, क्या व्यवस्था की। जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं है। आप जो कुछ लेना चाहते हैं, या तो होम डिलीवरी, या तो वहां पैकिंग करके आपको दे दी जाएगा, लेकर के आप अपने घर जाइए, वहां पर खाइए। इस प्रकार की व्यवस्था करने का सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन वह सब या जो सारी गतिविधियां हैं वो रेड जोन एरिया में नहीं हो। साथ ही अभी जो क्लस्टर जो बनाया जाता था कि कितनी दूर तक के लोगों को मतलब अभी रेड जोन में रखा जाएगा, तो उसका तय किया कि शहरी क्षेत्र में 250 मीटर का जो रेडियस है, उस रेडियस में, और ज्यादा केस होने पे 500 मीटर का रेडियस उसमें रखा जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई सिंगल केस है, तो उस इस मजरे का है, उस मजरे को, और अगर कोई राजस्व ग्राम है, उस राजस्व ग्राम को उसके अंतर्गत लिया जाएगा। पूरी ग्राम सभा को अब इसके अंतर्गत रेड जोन घोषित करके वहां की गतिविधि नहीं रोकी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये कहा गया, जो साप्ताहिक बाजार लगते थे, शहर में अभी नहीं लगेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार लगाए जाएंगे, लेकिन दूरी बना करके। जैसे एक दुकानदार दूसरा दुकानदार बहुत पास पास लगाते थे, अब उसे थोड़ा बढ़ा करके एक दूसरे से दूरी बना करके लगाने का काम होगा। साथ ही अभी भी यह कहा गया है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की जैसी स्थिति रहेगी। लॉकडाउन पूरी तरह से लागू रहेगा, कोई भी निकलने का काम नहीं करेगा। और इस दौरान अगर निकलेगा, कोई इमरजेंसी है उसमें निकलना, तो मैं समझता हूँ कि उसमें निकलने की छूट रहेगी। लेकिन विदाउट इमरजेंसी अगर कोई इस प्रकार से निकलता है, तो 144 के उल्लंघन का वह दोषी होगा। इस प्रकार का सरकार ने निर्णय लिया है। जो इस हमारी जो नर्सिंग अलग अलग सेवा में जो लोग हैं, जैसे कर्फ्यू के दौरान भी जो 7 बजे शाम से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर हैं, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, एम्बुलेंस हैं, ये प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही जो खाली वाहन है, माल वाहन हो या परिवहन की दृष्टि से खाली ट्रकों का अंतरराज्यीय परिवहन आवागमन की अनुमति दे दी गई है। साथ ही मैं आप सबको यह भी जानकारी दे दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लखनऊ में बैठ करके सरकार के ही अंदर हर निर्णय नहीं लिया जाता है। कुछ निर्णय संबंधित जिले के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। सभी जिलाधिकारियों को या अधिकार और निर्देश दिया गया है कि वहां के व्यापार मंडल के साथ बैठकर व्यापारिक गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे राज्य सरकार की गाइडलाइन के क्रम में शुरू किया जा सकता है,
जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, कारोबार भी शुरू हो जाए और किसी प्रकार से संक्रमण विस्तार न ले सके। ये सारे विषय को ध्यान में रख करके यह कहा गया है और इसमें आप सबसे मैं ये अपील करूंगा कि अपना आप सब सहयोग प्रदान करने का काम करें। कल से लेकर के आज तक यह अभी मैं अपने विशेष तौर से जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। उस पैकेज के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। 2-4 दिन के अंदर वो गतिविधियां आएंगी, आपके ध्यान में आएंगी। तो अभी से जिनका राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड बनवाने का काम, जो श्रमिक आए हैं उनकी सूची जिला प्रशासन के पास भी है और कुछ ऐसे भी होंगे जो जिला प्रशासन को सूचना दिए बगैर भी अपने घर पहुंच गए हैं। उनको भी संपर्क करना, वह किस काम की दृष्टि से योग्य हैं, उनका डेटा तैयार करना और उनका उपयोग कैसे, आगे रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़ने वाले हैं तो उनको रोजगार कैसे। तो सड़क के किनारे पटरी पर अपना कारोबार करते थे, ऐसे कारोबारियों को, चाहे सब्जी का व्यापार हो, चाहे चाट आदि का व्यापार हो, चाहे छोटे छोटे काम करके जो अपना जीविकोपार्जन करते थे, उनको बहुत नॉर्मल, बहुत साधारण शर्तों के साथ उनको 10,000 रुपए तक के ऋण देने की व्यवस्था की। और जो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे, कोई भंडारण के जो वेयर हाउसेस की बात होती, भंडारण का, गेहूं का भंडार जो आप पैदा करते हैं उसके भंडारण का, कोई कोल्ड स्टोरेज का, कोई कोल्ड चेन का, कोई दुग्ध डेयरी का, ऐसे तमाम काम अलग अलग सेक्टर में शुरू करने की बात। हर्बल की दृष्टि से कोई औषधि वृक्षों को निर्माण करने का, या कहीं ऑर्गेनिक खेती जहां बिना खाद के, उर्वरक के आप कोई चीज उपजाएंगे तो उसको अधिक कीमत पर मार्केट में बेचा जा सके, देश में और दुनिया में भी उसके भी रास्ते खोले गए हैं। इस सबका मैं अपने जनप्रतिनिधिगण, चाहे मेरे माननीय विधायक हो, चाहे मेरे माननीय सांसद हो और चाहे निचली इकाई के भी जो राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज सेवा करने वाले लोग हैं, वह भी अपनी भूमिका सक्रिय तौर से इस दिशा में दिखाना चाहिए। ऐसा मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ। तो एक बार फिर से मैं जो ग्राम प्रधान है, कोटेदार हैं, सबको कहना चाहिए कि आप सब गलती से भी अब इस समय गरीब का कोई हक मारने की कोशिश कोई न करें। अधिकतम ग्राम प्रधान, अधिकतम कोटेदार सेवा भाव से इस समय अच्छा काम किए हैं, लेकिन अभी भी एक संख्या ऐसी है जो प्रधानी के चुनाव की तैयारी में लग जाती है। प्रधानी की चुनाव की तैयारी में गरीबों के हक को मारने का काम ना करें। राशन कार्ड बन रहे हैं तो आप उनका राशन कार्ड बना रहे हैं जिनका नहीं बनना, तो आवश्यकता ही नहीं, और जिनको आवश्यकता है उनका राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो दोषी होगा जांच करके आप जरूर कार्रवाई होगी। क्या मैं कहना चाहता हूँ, आप अच्छा करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो उससे अच्छा है कि आपको सम्मानित किया जाए पूरी ग्राम की जनता की ओर से। इस प्रकार के आचरण करना चाहिए, इस प्रकार के काम करना चाहिए, इस प्रकार से गांव में विकास करना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत पैसे की कमी नहीं है, अभी बहुत सारा पैसा 40,000 करोड़ और वृद्धि की गई है, तो गांव में अब मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे काम होंगे। अब फर्जी जॉब कार्ड धारक नहीं होने चाहिए, यह आपकी भी जिम्मेदारी है और सरकार भी जिम्मेदारी को निभा रही है और इसको बहुत गंभीरता से देखा जाए। तो ये सारे जो विषय हैं, विषयों को मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सहयोग करके कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही उसको लड़ने का काम करिए। या जो विपक्ष के लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति करने की जो कोशिश हो रही है, वो मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार की घटिया राजनीति से दूर रहे। अवसर बहुत आएंगे, आप जो भी मदद करना चाहते हैं, आप वास्तव में सच्चे मददगार हैं, तो महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, जहां भी आपकी सरकारें हैं, आप वहां की सरकारों के माध्यम से हमारे गरीबों, मजदूरों को, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको उत्तर प्रदेश तक भिजवाने में मदद करिए, उनके भोजन का प्रबंध करिए, उनके अन्य जरूरतों की दृष्टि से जो सहायता कर सकते सहायता करिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के प्रदेश तक का एक एक कार्यकर्ता लगातार सेवा में लगा है, कांग्रेस के लोग भी लगे, सपा के लोग भी लगे, बसपा के लोग भी लगे, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये घटिया राजनीति करना बंद करिए, ये अच्छा नहीं है और इसको किसी भी कीमत पर अच्छा माना नहीं जा सकता। अभी देश के सामने कई चुनौतियां हैं। आज आपको सबको मालूम है, एक बहुत बड़ा तूफान अभी जो
समुद्र तट पर रहने वाले लोग हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर पहले मैं खबरों में देख रहा था कि थोड़ा तूफान की गति धीमी हो रही है, शायद नुकसान में कमी आएगी, कोई नुकसान विशेष नहीं होगा। लेकिन जो भी इस प्रकार की चुनौतियां, यह जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन आपदाओं के खिलाफ हम सब देशवासियों को एकजुट होकर के सरकार जो भी सूचना देती है, चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, चाहे हमारे देश के स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखने वाले लोग हों, उनके सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और गृह मंत्रालय के माध्यम से, और इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी उनकी अध्यक्षता में एक आपदा प्रबंधन की जो कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के माध्यम से जो भी निर्णय होता है उस निर्णय को बहुत स्तर से विचार विमर्श करने के बाद, चर्चा करने के बाद तभी इस पर आगे बढ़ा जाता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सरकार का पूरा सहयोग करें, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करें, और विश्व के किसी भी नेता का नाम अगर आप लेंगे तो उसमें सबसे अच्छा किसी नेता ने काम किया है, वह विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने बीच में गड़बड़ किया है, आज भी 2-4% लोगों के कारण थोड़ा सा स्थितियां गड़बड़ रहती हैं, अन्यथा सर्वाधिक लोग सहयोग करने का काम कर रहे हैं। सबका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।